Once again, very very warm welcome all of you to your ACE family. कल हमने क्या स्टार्ट करा था? रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने कुछ 11th के बेसिक्स पढ़े थे, जैसे सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट. फिर उसके बाद हमने देखा था रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है. फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो जो भी हमने कल तक पढ़ा था उसके बेस पर मैं आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये सारे ही क्वेश्चन PYQ बेस हैं. तो आपकी साथ के साथ ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि आप PYQ करोगे तो वह आपके आसानी से सॉल्व होंगे. हालांकि इसमें ही आपको PYQ मिल जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए दिया हुआ है जो कि है 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 3 एंड हमें दिया हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 24. देन हमें कार्डिनल नंबर ऑफ निकालना है किसका? सी का. कार्डिनल नंबर का मीनिंग मैंने कल बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट. जैसे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए है तो ए सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो है कार्डिनल नंबर का मीनिंग. तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की. कल मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताया था, m इंटू एन. तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर सोल्व करेंगे. कैसे? यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ दे रखा है a क्रॉस b क्रॉस c का. तो ये जो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c आया है ये कैसा आया होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ a मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ b मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ c. कैसे लिख के समझाता हूँ. क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट. क्वेश्चन ही था, आंसर पहला. क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया होगा वो कैसा आया होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ सी. क्यों? कल मैंने बताया था क्या, दो में बताया था मैंने, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या बताया था मैंने, m इंटू एन. और m और n क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ a है m और कार्डिनल नंबर ऑफ b है हमारा n. ये मैंने बताया था. तो यहाँ पे 3 का है तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो तीनों का मल्टीप्लाई के बराबर होंगे. ठीक है. तो इसमें हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी भी गिवन है और इसकी भी गिवन है. इसकी निकाल ली, आराम से हम निकाल लेंगे. तो कितनी वैल्यू दी है, 24 इसकी दी है एंड a की दी है 4 और b की दी है 3 और हमें c की निकालनी है. तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार. तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना आ गया, 12. बेसिक सा क्वेश्चन. ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर ऑफ ए दे रखा है हमारा कितना, 2, कार्डिनल नंबर ऑफ बी दे रखा है 4. देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट. नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं किसके, विच हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट. चलो इसे बाद में देखेंगे. ऑफ ए क्रॉस बी, हमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं. ऐसा ही उदाहरण एग्जाम्पल मैंने कर लिया था जिसमें हमने ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट निकाले थे. अब नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की पावर n. n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जिसका भी हमें सबसेट निकालने हैं. ठीक है. तो उसी हिसाब से हमें ए क्रॉस बी में पहले ए क्रॉस बी के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए कितने हैं, वो कैसे निकालेंगे, इससे, इस फॉर्मूले से. फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या कंडीशन उसने लगाई है. ठीक है. आंसर सेकंड. तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया हमारा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी. कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, 2 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, 4. तो ये कितना हो गया, एन ऑफ ए क्रॉस बी हो गया हमारा 8. तो ये ए क्रॉस बी में होंगे 8 एलिमेंट. अब नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256. ठीक है. अब इसने एक कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, क्या, हमें निकालना है सबसेट विच हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट, यानी जिनके पास कम से कम 3 एलिमेंट हो. यानी हमें 0 एलिमेंट जिसमें है यानी 5 वाला वो नहीं चाहिए, जिसमें 1 एलिमेंट हो वो नहीं चाहिए, जिसमें 2 एलिमेंट हो वो नहीं चाहिए. ठीक है.
तो वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गया। हम इसमें से जिस सबसेट में एक एलिमेंट होगा, जिसमें सबसेट में 2 एलिमेंट होंगे, जिस सबसेट में 0 एलिमेंट होंगे, वे वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास वे वाले सबसेट की संख्या आ जाएगी जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा हमारा। ये हमारा होगा 256 माइनस, ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे हम कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर से। 11 में पढ़ा होगा एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू के एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का किसका कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके हम निकालेंगे। तो 8 में से 0 प्लस 8 में से कितना, एक वाला एलिमेंट, प्लस 8 में से जिसमें 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 0 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, ना कि 0, ये याद रखना। क्या? फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड वाले के लिए फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू के 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही सेकंड के लिए क्या? फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू के 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे ये क्या हो गया? 256 माइनस हो गया हमारा क्या? फैक्टोरियल 8 और 8 में से 0 जाएगा 8, तो 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखता हूँ। प्लस यहाँ क्या हुआ? ऊपर फैक्टोरियल 8 को मैं फैक्टोरियल खोलना आता होगा आपको, ये तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। फैक्टोरियल 8 को खोला, 8 इंटू 7 इंटू 7 पे ही रुक जाता हूँ मैं। 7 फैक्टोरियल पे क्यों रुकता हूँ? क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल बनेगा, जो कि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। 7 फैक्टोरियल प्लस 8 6 सॉरी पहले 7 आएगा ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पर फिर से रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 6 फैक्टोरियल नीचे बनेगा तो वो कट जाएगा। 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में है 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, तो 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स। तो क्या क्या बचा? 256 माइनस 1 प्लस में 8 प्लस में 4 इंटू 7 28, राइट। तो क्या हो गया हमारा? 256 माइनस कितना हो गया? ये हो गया हमारा 36 और 1 37। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारा? कैसे घटाऊं? ठीक है, वैसे ही घटाता हूँ। 16 में से 7 गए 9, कितना मतलब 4, 4 में से 3 गए 1, 219। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट विच हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट। एटलीस्ट 3 एलिमेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ आर कैसे डिफाइंड है? एक्स कोमा वाई सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, वेयर आर इज डिफाइंड इन एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। देन फाइंड डोमेन रेंज एंड, खाली डोमेन और रेंज निकालनी ऑफ द रिलेशन। ठीक है, देखते हैं। तो आंसर हमारा थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है आर डिफाइंड है हमारा क्या? एक्स कोमा वाई सच दैट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और r है n टू n। ठीक है, क्लियर। तो n आप देखते हैं आगे, एक मिनट। n का मतलब मैंने कल बताया था क्या? 1 2 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? इसका रेंज निकालना है और डोमेन निकालना है। रेंज मतलब y की वैल्यू और डोमेन मतलब x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि x पहला एलिमेंट है और जो y है वो दूसरा एलिमेंट है। कल मैंने बताया था जो डोमेन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है x, और जो रेंज होती है वो होता है सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? y की वैल्यू यहाँ से रखता जाता हूँ और x की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो पहला
मैंने y की वैल्यू ली 1, 0 क्यों नहीं ली? 0 इसमें है नहीं। y की वैल्यू 1 ली तो क्या हो गया हमारा x प्लस 2 इंटू 1, 2 बराबर 8, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 6 हो गया। तो y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू क्या आई 6। ऐसे ही मैंने y बराबर 2 लिया, जब y बराबर 2 लिया तो x प्लस 2 इंटू 2 4 बराबर में 8, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 4। ऐसे ही x की वैल्यू क्या ली मैंने, y की वैल्यू क्या ली मैंने 3 ली, तो x प्लस 2 इंटू 3 6 विच इज इक्वल टू 8, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 2, राइट। ऐसे ही मैं y की वैल्यू क्या लेता हूँ 4, जब मैं y की वैल्यू 4 लेता हूँ तो क्या हो गया x प्लस 2 इंटू 4 8 बराबर 8, तो y x बराबर क्या हो गया 0। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब चूंकि 0 हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आता तो x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आई हमारी, ये आई किस पे y बराबर 2 पे, 6 आई किस पे y बराबर 1 पर, एंड x बराबर 2 आया किस पर y बराबर 3 पर। तो हमारा डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ कौन सा एक्स एक्स की वैल्यू। अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 2 4 6, क्योंकि 2 4 6 हो गया हमारा डोमेन, और रेंज हो गई हमारी y की वैल्यू जितनी भी है, y की वैल्यू क्या होगी 1 2 एंड 3, ये निकल गया हमारा डोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। आगे आगे हमारा ये रहा क्या, a is a set of natural even number which are less than 8, यानी a सेट है किनका, नेचुरल नंबर जो 8 से छोटी हैं, एंड b इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, यानी 7 से छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का सेट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ रिलेशन हमें a टू b निकालना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की पावर m इंटू n, वही m और n क्या था, कार्डिनल नंबर ऑफ a एंड कार्डिनल नंबर ऑफ b। अब हमें कार्डिनल नंबर a और b निकालने के लिए ये पता होना चाहिए एलिमेंट कितने हैं उसमें। ठीक है, तो एलिमेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम सेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे उसके एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, ठीक है, तो आंसर फोर्थ हमारा ए सेट में दे रखा है क्या, नेचुरल इवन नंबर विच आर लेस देन 8, यानी 8 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा 8 से छोटे, 8 से छोटे। और बी है हमारा सेट क्या, बी इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 2, लेस देन 7, तो 7 से छोटे हमारे प्राइम नंबर, 7 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 2 होता है प्राइम नंबर, फिर उसके बाद 3 होता है और 5 होता है, 7 लेंगे नहीं क्योंकि 7 से छोटे की बात करी है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया 3, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया 6 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन हो गया हमारा 2 की पावर 3 इंटू 6 विच इज 2 की पावर 18। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। 6 कहां से लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3 होगा ना, ये 2 की पावर 3 9, गलती से लिख दिया था, ये 6 नहीं 3 होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 हो गए, तो जो कि हो गया, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पावर को सोल्व करके 5 1 2। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट आर, एक रिलेशन दे रखा है जिसमें इतने एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, फ्रॉम ए टू बी वेयर ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 एंड 12। तो हमें आर बताना है क्या है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम यही चेक कर लेते हैं इसे। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के सबसे पहले क्या होना चाहिए, जितने भी ए में एलिमेंट प्रेजेंट है इनका खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो 3,3 प्रेजेंट है, 6,6 प्रेजेंट है, 9,9 प्रेजेंट है, 12,12 प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था मैंने,
लिख ही लेता हूँ, कंडीशन तो लिख ही देता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो वो तो हो गया, हमने चेक कर लिया इसमें। फिर सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें, ए कोमा बी 6,12 है तो 12,6 होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। 6,12 है तो 12,6 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिक होगा नहीं, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गया। अब जब सेकंड ऑप्शन गया तो इक्विवेलेंस वाला भी गया, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया, तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन हुआ। कैसे, फोर्थ ऑप्शन ऐसा होगा कि रिफ्लेक्सिव हमने चेक करा कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक चेक करा सिमेट्रिक नहीं है, जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। क्यों, इक्विवेलेंस वे वाले फंक्शन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, ठीक है, तो इक्विवेलेंस भी हट गया। अब बचे हमारे ये दोनों ऑप्शन। अभी अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो इसमें रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका मतलब फोर्थ ही ऑप्शन होगा, हमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है समय बचाने के लिए। हालांकि मैं चेक करके बताऊंगा यहाँ, जिससे आप सीखो। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो चेक करते हैं, मैंने बताया था क्या, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन वाले एलिमेंट के लिए चेक नहीं करते, किन वाले के लिए, जो खुद से रिलेशन रखते हैं, तो हम इन वाले के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 6,12 है, 12 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है, तो 6 पास हो गया हमारा, यानी ट्रांजिटिव हो गया। 3,9 है, 9 से शुरू होने वाला कोई प्रेजेंट है, नहीं है, आपका कोई ये है, लेकिन इसे हमें लेना नहीं है, फालतू की टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है, तो ये भी पास हो गया। 3,12, 12 से शुरू होने वाला कोई है, नहीं है, तो ये भी हमारा पास हो गया, ठीक है। फिर अगला 3,6, 6 से शुरू होने वाला ये रहा, 6,12, तो 6 से 6 हटा, क्या बचा, 3,12, 3,12 प्रेजेंट है, तो ट्रांजिटिव भी ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इज ए सेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, यानी ए जो सेट है वो चिल्ड्रन का सेट है एक फैमिली के, वेयर आर इज ए रिलेशन ए टू ए से ए में रिलेशन है आर, सच डेट एक्स कोमा वाई एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। रिलेशन कैसा है, रिलेशन में वे हैं दो बच्चे जो पहला वाला दूसरे वाला का भाई हो, यानी एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, पहला वाला दूसरे वाले का भाई है। तो हमें बताना है इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, तो चेक करते हैं इसे भी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला 6th क्वेश्चन, आंसर 6। अब एक बात बताओ सबसे पहले, क्या बच्चे जो होंगे, हमारे चिल्ड्रन जो होंगे, वो केवल बॉय हो सकते हैं या गर्ल हो सकते हैं, भाई दोनों होंगे ना, बॉयज भी होंगे गर्ल भी होंगे, कोई बॉयज नहीं हो सकते, हमें पॉसिबिलिटी दोनों लेकर चलनी पड़ेगी, ये नहीं मान सकते कि बॉयज ही होंगे, ये भी नहीं मान सकते कि सिर्फ गर्ल्स ही होंगी, हमें पॉसिबिलिटी तो दोनों की लेकर चलनी पड़ेगी, तो बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ई लगाना है यहाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बताई थी, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, चिल्ड्रन का सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ए कोमा ए होगा आर में, ये तो खाली कंडीशन लिखी, अगर मैं कहूं कि दोनों गर्ल हैं, तो ये संभावना भी है कि दोनों गर्ल हो सकती हैं, सेट जो हमने लिया दोनों गर्ल का लिया, तो क्या पहला वाला दूसरे वाले का भाई होगा, नहीं, बहन होगी, तो ये रिलेशन में होगा, नहीं होगा, तो ए कोमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कोमा ए, ठीक है, हर एक के लिए नहीं होगा, आप कहोगे अगर बी कोमा बी हुआ, बात ठीक है, पहले वाला दूसरा वाला भाई होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर एवरी, यानी ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ए में तो गर्ल कोमा गर्ल भी होंगी, तो इसका मतलब ये वाला हमारा कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो
रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं हुआ। तो अगर हम देखें, पहला वाला ऑप्शन गया रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, और से फर्स्ट वाला गया, क्यों? एक हट गया रिफ्लेक्सिव, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक आ गया तो सिमेट्रिक पे लगा देंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव पे। फिर आप ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं चेक करूंगा क्योंकि ऐसा तो छोड़ना नहीं है सवाल को। क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। कंडीशन क्या थी सिमेट्रिक की? A, B belongs to R, then B, A belongs to R. क्लियर? तो देखते हैं। अब मैं ऐसा लेके चलो कि एक लेता हूँ B, G, यानी पहला बॉयज है, दूसरा गर्ल है। तो पहला वाला भाई हो गया दूसरे का, ये वाला भाई है इसका, ठीक है। ये हो गया किसमें? रिलेशन में। अब ये क्या कह रहा है? B, A, यानी G, B belongs to R। क्या पहला वाला दूसरा वाले का भाई है? नहीं, पहले वाला तो दूसरे वाले की अब क्या हो गई? बहन हो गई, ठीक है। तो ये रिलेशन में नहीं होगा। अब जब ये रिलेशन में नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गया, बचा कौन सा? थर्ड। तो थर्ड हो गया हमारा आंसर, लेकिन सिमेट्रिक भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था? A, B belongs to R एंड क्या है? B, C belongs to R, then A, C belongs to R, राइट। तो A, B लेकर चलते हैं हम, क्या? B, B है, यानी बॉयज बॉयज है। भाई पहला वाला दूसरा वाला का भाई होगा, ठीक है। ये R में बिलोंग करेगा। एंड सेकंड लेकर चलते हैं, क्या? सेकंड वाला एलिमेंट यही आएगा, B। और एक ले लेते हैं हम गर्ल C को, तो ये बिलोंग्स करेगा R में, करेगा क्यों? पहला वाला दूसरे वाले का भाई हो गया, ठीक है। फिर आगे तो हमें ट्रांजिटिव के लिए A, C होना चाहिए, यानी A और C, A और C। तो B और B और G, तो ये बिलोंग्स करेगा R में, करेगा क्यों? पहले वाला भाई है दूसरे वाले का, ठीक है। आप कहोगे कि ये दोनों बॉयज लिए मैंने, अगर मैं यहाँ गर्ल लेता एक, भाई पहला वाला तो बॉयज होना मैंडेटरी है, तभी पहला वाला भाई हो सकता है, ठीक है। मैंने गर्ल लेके देखा, इस वाली कंडीशन के हिसाब से तो हो गया, ठीक है। और फिर मैंने, हमें क्या लेना है? B, C, तो यानी G सॉरी आएगा ही, B आएगा ही। तो अगर हम G, B भी लेते हैं तो ये तो बिलोंग्स ही नहीं करेगा R में, बिलोंग्स ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये तो बहन होगी ना कि भाई होगा, तो ये बिलोंग्स ही नहीं करेगा। अब जब इसका कोई सेकंड एलिमेंट है ही नहीं, जी से शुरू होने वाला, बिलोंग्स ही नहीं करेगा आर में, तो हमें इसके चेक करने की जरूरत नहीं, तो ट्रांसिटिव अपना आप ही हो जाएगा। जैसे हमने इधर करा था, क्या 6, 12 था रिलेशन में, और 12 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट था नहीं, तो हमने 12 को पास करके कह दिया था कि ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो इस कंडीशन पे भी ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? कैसे हुआ? दोनों कंडीशन लेके मैंने बता दिया। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 7, क्या गिवन दैट, क्या गिवन है? रिलेशन आर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी y जो है वो x से 5 बड़ा है और x छोटा है 4 से, एंड x, y बिलोंग कर रहे हैं n से। n का मतलब वही क्या? नेचुरल नंबर दे भी रखा है इन्होंने, क्या? वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन r इज, r क्या है बताना है इनमें से। तो R बताने से पहले हमें क्या बताना होगा? या तो हम ऐसा करें कि इसमें रिलेशन बना लें, या फिर जनरल फॉर्म से सॉल्व कर लें। जनरल फॉर्म मतलब कि इसी इक्वेशन को लेकर सॉल्व करें। मैं दोनों को लेकर समझाता हूँ, मेथड 1 और मेथड 2 लेके, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके हिसाब से देख लेना। तो आंसर 7, मेथड 1। कैमरा हिल गया, सॉरी। आंसर 1
मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 मैं बताता हूँ किससे, आर में मैं एलिमेंट लिखता हूँ पहले, मतलब जो जो एलिमेंट आएंगे। कंडीशन दे रखी है आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स छोटा है 4 से, और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स कर रहे हैं कहाँ से, नेचुरल नंबर से। इतना पता है हमें, ठीक है। तो वही करेंगे क्या, या तो y की वैल्यू रख लो या x की वैल्यू रख लो। एक की वैल्यू रख रख के दूसरे की वैल्यू निकालते रहेंगे। मैं x की वैल्यू रखूंगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन और गिवन है कि x छोटा होना चाहिए 4 से, यानी x में केवल 1, 2 और 3 आएगा। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 5 6। x बराबर 2 पे कितनी हो गई, 2 प्लस 5 7। और x बराबर 3 पे कितनी हो गई, x बराबर 3 पे हो गई हमारी 3 प्लस 5 8। 4 क्यों नहीं लिया, हमें दे रखा है क्या, x छोटा होना चाहिए किससे, 4 से, इसलिए हमने 4 लिया नहीं। तो हमारे r में जो एलिमेंट हो गए कौन कौन से हो गए, r में हो गए हमारे 1,6, ठीक है, 2,7 एंड 3,8, राइट। तो अब देखते हैं क्या है ये, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तो कहीं से दिख नहीं रहा, क्यों, खुद का संबंध यानी रिलेटेड किसी से है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, राइट। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। 1,6 है, क्या 6,1 प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हमें दो चीज पता चल गई, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो वैसे ही कट गया। रिफ्लेक्सिव बट नो नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है तो ये भी कट गया। फिर फोर्थ क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है तो हमारा फोर्थ भी कट गया। अब हमारा क्या बचा, ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड ही हमारा आंसर होगा। टेस्ट भी कर लेते हैं। 1,6 है, 6 से शुरू होने वाला नहीं है, हटाओ, पास हो गया। 2,7 है, 7 से शुरू होने वाला कोई और नहीं है, इसे भी हटाओ, पास हो गया। 3,8, 8 से शुरू होने वाला भी कोई और नहीं है, तो ये भी पास हो गया। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, टाइम सेव करेगा, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किससे, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड मतलब जनरल फॉर्म, आपका अगर इससे इजी पड़ गया तो सेकंड मेथड देखने की जरूरत क्या है। ये तो हमारे हम बना सकते थे इसमें एलिमेंट, लेकिन आगे जैसे ये हमारे क्या नाम है अगले क्वेश्चन आएंगे, इनमें तो हमें जनरल फॉर्म से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो हमें बना ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट वो आएंगे एलिमेंट, तो इनमें बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जनरल फॉर्म से सॉल्व करना तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बार बार लिखना हूं जिससे याद हो जाए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हालांकि यहाँ पे एन दे रखा है, एन लिख लो, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें आर मैंने लिखा था, ये लिखा था, इसे ही लिख के चलता हूँ। आर है हमारा y बराबर एक्स प्लस वाई, तो y की बराबर y की जगह भी ए लिखता हूँ, y की जगह भी ए लिखता हूँ और x की जगह भी ए लिखता हूँ। तो ए बराबर ए प्लस 5, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, कोई संख्या खुद से 5 बड़ी कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव ये नहीं हुआ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कंडीशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्लियर, ठीक है। ए कोमा बी का मतलब है, ए मतलब पहला एलिमेंट ए प्लस 5 और बी का मतलब है वाई, तो क्या हो गया बी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बी प्लस 5 बराबर ए, तो क्या हम इसे सोल्व करके ये ला सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके किसी तरीके से ये ला सकते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। इधर b प्लस 5 है, मैं दोनों तरफ 5 जोड़ता हूँ इस वाली इक्वेशन में। हमें करना इससे ही है क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ये है, उसके बाद ये होना चाहिए, ठीक है। तो b को
मैं 5 जोड़ता हूँ, यानी इक्वेशन 1 में मैं 5 जोड़ता हूँ, तो क्या हो गया a + 5 इज इक्वल टू b + 5। क्यों करा मैंने? मुझे b + 5 चाहिए, तो b + 5 क्या हो गया हमारा a + 10, ना कि a हुआ, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्लियर? ठीक है, हम सेकंड जो कंडीशन है जो हमें लानी है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में रहे लाना क्या है। अगर वो आ गया जनरल फॉर्म से, यानी इक्वेशन जो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन आई, उस इक्वेशन को सोल्व करके जो सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन आएगी वो आ गई, तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। अगर नहीं आई, नहीं आ पाई, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, आगे ट्रांजिटिव। ऐसे ही ट्रांजिटिव में करेंगे क्या, जो हमारा अभी बताता हूँ, फिर कभी कंफ्यूज हो जाओ। a, b belongs to R and b, a belongs to R, then सॉरी a कह रहा हूँ, c, a, c, b, c, a, c तो यहाँ होगा, a, c belongs to R। ठीक है, वही इसकी इक्वेशन में पहले लिख लेता हूँ साइड में, जिससे हमें पता चल जाए क्या कि हमें क्या लाना है सोल्व करके। ठीक है, तो a, c का मतलब हो गया c बराबर a + 5। अब इस वाली कंडीशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बनेगी हमारी क्या, a + 5 बराबर b। और इस वाली कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? हमारी इक्वेशन बनेगी b + 5 बराबर c। राइट? ठीक है, अब मुझे लाना है ये। ठीक है, ये लाना है, ये वाली इक्वेशन। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कि ये आ जाए। अब क्या करेंगे, मुझे देखो c बराबर a + 5 चाहिए। ठीक, c बराबर मुझे a + 5 चाहिए, यानी इसमें b नहीं है। b को मैं हटाऊंगा। b को कैसे हटाऊंगा? मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली आपस में घटा देता हूँ। ठीक, तो क्या हो गया a + 5 माइनस c को मैं इधर लिखता हूँ, क्योंकि b वाला टर्म में अगर इधर घटाऊंगा तो ठीक रहेगा। तो b माइनस b, और प्लस का 5 भी हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है? ठीक है, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? देखते हैं। a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r। b, c का मतलब हो गया b + 5 बराबर c। ठीक है, तो a + 5 a + c, ठीक ही है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या होगा? इसे सोल्व करने पर होगा b से b गया, ये क्या हुआ a, 5 उधर जाके प्लस का 5, और 5 और 5 10, c इधर का जाके प्लस का c। अब आप कहोगे क्या c बराबर a + 5 लाना था, लेकिन a + 10 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक बात है, गलत हो गया, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तक के हिसाब से ट्रांजिटिव आ रहा था। ट्रांजिटिव अब भी हुआ। कैसे हुआ? ये जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, ये हमारा जो सोल्व करती है, ये n की सभी वैल्यू के लिए सोल्व करती है, यानी n 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन वो दे रखी है क्या, x इज लेस देन 4, वो कंडीशन जनरल फॉर्म जो ऐसी वाली फॉर्म से हम सोल्व करते हैं वो फॉलो नहीं करती, इस वजह से ये गलत आ रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई अलग से कंडीशन दे दे, जैसे x इज लेस देन 4 या x इज प्राइम, या फिर x इज, या y में देते y इज लेस देन 10, ऐसी कुछ एक अलग से कंडीशन देता तो वो जनरल फॉर्म से नहीं होगा। क्यों? जनरल फॉर्म हमारे पूरे डोमेन, डोमेन में क्या है, डोमेन का मतलब सारी x की वैल्यू कहाँ से ली है, नेचुरल नंबर से, तो पूरे डोमेन के लिए सॉल्व करती है वो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये पहले मैंने सॉल्व नहीं करा जनरल फॉर्म से, अब मैं सॉल्व करने देखा तो अब आया दिमाग में ये बात। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। समझ में आ गया क्यों ट्रांजिटिव नहीं आया इससे? ये x की सभी वैल्यू के लिए कर रही है, जबकि इस क्वेश्चन में हमारी कंडीशन लगा रखी है कि x इज लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ L1 R L2, R का मतलब होता है रिलेटेड है, L1 रिलेटेड है L2 से, मींस दैट L1 पैरेलल L2 देन R इज
क्या है, L1 पैरेलल है L2 के, तो R है। तो हमें बताना है R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें दो लाइन दे रखी हैं, वो रिलेटेड तभी हैं जब वे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा इसमें, रुक जाओ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए A, A बिलोंग्स टू R, राइट। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, तो हमें क्या करना है, A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, तो हमें रिलेशन दे रखा है कि L1 पैरेलल टू L2, यानी एक लाइन है A नाम से और वही लाइन हो गई A, तो क्या एक दूसरे A और A पैरेलल है एक दूसरे के, होंगे, क्यों भाई, है तो एक ही लाइन। आपने हिंदी में पता है मुझे, 10th में एक टर्म आती है संपाति, जब वो पढ़ा होगा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसमें एक टर्म आती है संपाति, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, तो जब एक दूसरे के ऊपर होंगी ये, तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। ठीक है, इंग्लिश में मुझे पता नहीं संपाति को क्या कहते हैं, लेकिन 10th में था आपके ये। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव हो गया, क्यों, क्योंकि ये लाइन ए भी यही है, लाइन ए भी यही है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, मतलब दोनों पैरेलल ही हैं। क्लियर। फिर आगे आगे हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है यही लिखता हूँ, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R। A, B का मतलब क्या हो गया, लाइन A है जो कि पैरेलल है किसके, लाइन B के, ये होगी लाइन B। क्लियर। और B, A का मतलब क्या हो गया, लाइन B है जो कि पैरेलल है लाइन A के। अब इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा, बस ये ऊपर हो गया नीचे हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं भाई, ये भी इसके पैरेलल है और बी भी ए के पैरेलल है, इसका मतलब भी यही है बी ए के पैरेलल है, तो बात वही होगी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, राइट। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। हालांकि हम अब भी आंसर लगा सकते थे, कैसे, रिफ्लेक्सिव है हमारा, सिमेट्रिक है, अब खाली ट्रांजिटिव तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आ ही गया हमारा, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस ही होगा। समझ में आया कैसे, ऐसे कि रिफ्लेक्सिव आ गया हमारा, सिमेट्रिक आ गया। अब ऑप्शन के हिसाब से खाली ट्रांजिटिव तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पहले आ गया, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस ही होगा। ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, हालांकि ट्रांजिटिव 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 के लिए हो गया हमारा कंडीशन क्या, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, A, B R में है, इसका मतलब क्या है, लाइन ए, सॉरी मैं इधर लिख लेता हूँ लाइन ए को, लाइन ए और लाइन बी पैरेलल है। ठीक है, और बी, सी का मतलब क्या है, लाइन बी और लाइन सी पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ए, सी का मतलब क्या होना चाहिए कि ए लाइन और लाइन सी पैरेलल होनी चाहिए, क्या पैरेलल है, क्यों, ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अब अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, अगर इसे हटा भी दें बीच से तो होगी तो पैरेलल ही इसके, मतलब जाएंगी तो एक ही दिशा में, भाई ये भी इस दिशा में जा रही है, सी भी, बी भी इस दिशा में जा रही है, ए भी इस दिशा में जा रही है, तो तीनों एक दूसरे के ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हो क्या, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी तो हो गई वो वाली कंडीशन से।
ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो गया? इक्विवेलेंट। ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है? इफ एन आर एम, यानी एन रिलेटेड है एम से, मीन्स दैट एन इज फैक्टर ऑफ एम, मतलब एन फैक्टर है एम का, तो आर है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे। ठीक है, तीनों चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 9 है शायद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कंडीशन? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कोमा ए होना चाहिए, ए बटे ए। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब अगर मैं इधर निकालूं, लेट्स से मैंने 4 लिया, तो 4 के फैक्टर क्या क्या होगा? 2 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड दें तो क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या को डिवाइड दे रही है तो वो वाली संख्या क्या होगी? हमारी उस संख्या का फैक्टर होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो अगर ए को डिवाइड दे सकता है? दे सकता है भाई, 1 आएगा, जो भी आया है तो फैक्टर ही, डिवाइड तो दे रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया। समझ में आ गया फैक्टर का मतलब? फैक्टर का मतलब जो संख्या डिवाइड दे सके इसे, जिस संख्या का वो फैक्टर है, और डिवाइड जाना चाहिए हमेशा इंटीजर में, पूर्ण संख्या में, जैसे 1 2 3 4 5 6। राइट, आगे देखते हैं क्या? सिमेट्रिक ले, अगले पेज पे देखते हैं सिमेट्रिक। अगले पेज पे देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की? कंडीशन है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे। ए अपॉन बी का मतलब क्या हो गया? ओ, ए कोमा बी का मतलब क्या हो गया? ए अपॉन बी। ठीक, यानी बी फैक्टर हो गया ए का। क्लियर है? और हमें क्या करना है? बी अपॉन ए, यानी ए फैक्टर होना चाहिए बी का। तो देखते हैं, अब ए अपॉन बी मैं बराबर के लिखता हूँ, के मतलब कोई भी इंटीजर, यानी बी हमारा डिवाइड दे पा रहा है ए को। ठीक है, हमें लाना है बी अपॉन ए। लिख देता हूँ के बिलोंग्स करता है जेड से, जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, और बी हमें लाना है बी अपॉन ए, तो मैं इसे पलट देता हूँ। क्या? जो हमारा डिनोमिनेटर हो गया वो हो गया हमारा, अंशु क्या कहता है इंग्लिश में पता नहीं, जो भी कहते होंगे, यानी ए नीचे चला गया, बी ऊपर चला गया, और के हो गया 1 अपॉन में के। अब ये 1 अपॉन में के इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 1 अपॉन 2 या फिर 1 अपॉन 3, जो कि इंटीजर में नहीं होगी, जो कि हमारे किस में होगी? डेसिमल में। तो बी अपॉन ए जो हमारा इंटीजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब बी अपॉन ए हमारा रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, यानी ए फैक्टर नहीं होगा बी का। अगर मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो हमने लिया 2,4, वही क्या, सॉरी 4,2, 4,2 लिया, 2 फैक्टर हो गया 4 का, तो क्या 4,2 होगा? सॉरी 4,2 तो यही है, 2,4 होगा रिलेशन में? कैसे नहीं होगा? मतलब 4,2 का मतलब हो गया 4 अपॉन में 2 बराबर 2, यानी 4 डिवाइडेबल है किससे? 2 से। अगर 2,4 का मतलब लें तो क्या हो गया? 2 अपॉन में 4, तो क्या डिवाइड चला जाएगा? चला जाएगा, लेकिन डेसिमल में जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन में नहीं हुआ। जेड लिख देता हूँ, जेड मतलब इंटीजर। क्लियर है क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक? सिमेट्रिक भी हमारा ये नहीं होगा। बेसिकली हमें पता तो होना चाहिए फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो डिवाइड दे दे, डिवाइड देने के बाद इंटीजर आए। ठीक है, आगे आगे देखते हैं हम क्या? ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आगे से लिखने का नहीं, या लिख दूंगा, चलो जितना लिखूंगा उतना आपके दिमाग में चला जाएगा। तो क्या होना चाहिए? ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए कोमा बी का मतलब हो गया ए अपॉन में पी बराबर में के बार लेकर चल रहा हूँ, इधर भी के लूंगा। के क्या हो गया? वही इंटीजर, यानी 1 2 3 4 ऐसे। माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3 ऐसे। और बी कोमा सी का मतलब क्या हो गया? बी अपॉन में सी बराबर K2। राइट, मैंने कहा था जो हमें लाना है उसे ब्रैकेट में लिख लो जिससे हमारे दिमाग में रहे। क्या होगा? ए कोमा सी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लाना है ए अपॉन में सी। अब ए अपॉन में सी लाना है तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर गुणा करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन में सी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन में सी, तो क्या होगा? K1 इंटू के K2। बी से बी कैंसिल, ए अपॉन में सी बराबर K1 K2। अब आप कहोगे K1 और K2 इंटीजर हैं, कैसे पता चलेगा? दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर होता है। कैसे? मान लो मैंने एक ले लिया 2 और एक ले लिया 4, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? 8 क्या है? हमारा इंटीजर है। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही होता है। तो ये हमारा ए कोमा सी जो बिलोंग्स करेगा आर में, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये वाला रिलेशन क्या हुआ? ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना सिमेट्रिक हुआ, पर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, क्लियर? आगे आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपका क्या लगेगा? दिमाग लगेगा। क्या है? इफ आर है रिलेशन एन से एन में, वेयर ए कोमा बी। इधर क्या है? इधर अभी तक क्या था? एलिमेंट है एक एक। एक एक का मतलब जैसे यहाँ ए था, बी था, ए था, बी था। अब इधर क्या है? दो दो का जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर ही हमारा एक एलिमेंट हो गया इधर। ठीक है, इधर एक ऑर्डर पेयर ही एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे लेके चलना है इसे। तो ए कोमा बी बिलोंग आर रिलेटेड है सी कोमा डी से। कैसे? ए प्लस डी यानी बाहर बाहर वालों का योग यानी जोड़, बराबर में बी प्लस सी अंदर अंदर वालों का जोड़ बराबर होना चाहिए। देन आर इज, हमें बताना है आर क्या है? इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए रिलेटेड टू, सॉरी ए कोमा बी लेंगे। यहाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया। ए कोमा बी लेंगे, क्यों? क्योंकि ए कोमा बी ही एक एलिमेंट है पूरा। ठीक है, तो ए कोमा बी रिलेटेड है ए कोमा बी से ही। समझ में आ रहा है इसमें क्या अंतर है? इधर केवल ऑर्डर पेयर था जिसमें अलग अलग एलिमेंट थे, इसमें ऑर्डर पेयर ही एक एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ए कोमा बी रिलेटेड होना चाहिए ए कोमा बी से, यानी खुद का खुद से रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बाहर बाहर वालों का योग ए प्लस बी बराबर होना चाहिए अंदर अंदर वालों का योग, यानी बी प्लस ए। क्या बराबर है? हाँ बराबर है। तो क्या हो गया? ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। आंसर कहाँ से आ गया? अभी तो और भी चेक करना है। फिर आगे क्या करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। फिर वही गलती क्या? हालांकि मैंने खाली ये कंडीशन लिखी है, ऐसा समझो। ठीक है, तो ए कोमा बी, आप कंफ्यूज हो गए, इसे हटाओ, इसे हटाओ। इधर पूरा पूरा एलिमेंट है, यानी ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। देन क्या होना चाहिए? सी कोमा डी रिलेटेड होना चाहिए ए कोमा बी से। ठीक है, क्लियर है? कैसे लिया? ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो
ए कोमा बी मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अगर रिलेशन में है तो बी कोमा ए मतलब ये वाला पहले और ये वाला बाद में। कैसे कैसे समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी और अंदर अंदर वालों का सम, बाहर बाहर वालों का सम और अंदर अंदर वालों का सम, यानी ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। और हमें क्या चाहिए, बाहर बाहर वालों का सम यानी सी प्लस डी और अंदर अंदर वालों का सम यानी डी प्लस ए। ठीक है, अब देखो नीचे डी के लिख दिया मैंने, ये तो बी है। अब देखो क्या दोनों बराबर है, कैसे, बस इधर कोई बराबर के इधर है तो कोई बराबर के उधर है। ये ए प्लस डी है, ये डी प्लस ए है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस बी है, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये दोनों हैं बराबर ही है, तो इसका मतलब हुआ दोनों ही रिलेशन में होंगे, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, आगे आगे है ट्रांजिटिव। क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है हमारी, ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से, समझ में आ रहा है क्या क्यों लिख रहे हैं, एंड सी कोमा डी रिलेटेड है ई कोमा एफ से। ठीक है, ये इस वाले रिलेशन में ए कोमा बी ही ए का काम कर रहा है, जो हम पहले ए लेके चल रहे थे वो ए कोमा बी काम कर रहा है, और जो बी लेकर चल रहे हैं वो सी कोमा डी काम कर रहा है। इसलिए दो दो एलिमेंट का एक ही वो है एलिमेंट, एक ही दो, ये पूरा ऑर्डर पेयर ही हमारा वो है एलिमेंट। तो सी कोमा डी रिलेटेड है ई कोमा एफ से, तो क्या होना चाहिए हमारा, हमारा होना चाहिए ए कोमा बी रिलेटेड है किससे, ई कोमा एफ से। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन सबसे पहले इसकी इक्वेशन हम बना कर रख लेंगे, क्या चाहिए, बाहर बाहर वालों का सम यानी ए प्लस एफ, अंदर अंदर वालों का सम यानी बराबर होना चाहिए बी प्लस ई के। ठीक है, अब इन दोनों के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से बाहर बाहर वालों का सम यानी ए प्लस डी और अंदर अंदर वालों का सम यानी बी प्लस सी, ये आ गई इक्वेशन पहली। फिर सेकंड, बाहर बाहर वालों का सम यानी सी प्लस एफ और अंदर अंदर वालों का मतलब डी प्लस ई। अब इससे हमें लाना है ये। ठीक है, हमें चाहिए ए के साथ एफ, यहाँ पे एफ है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, फिर क्या आ जाएगा, ए के साथ हमारा एफ आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या हो गया, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर में हो गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ, सी से हमारा सी कट गया, डी से डी कट गया, तो क्या है हमारा ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, जो कि हमें लाना था। तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन हुआ रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी, तो इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव भी आया था, सिमेट्रिक भी आया था और ट्रांजिटिव भी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सीधे फॉर्मूले पे है, क्या, इफ सेट ए हैव 4 एलिमेंट देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नंबर कितना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कल, क्या बताया था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का था हमारा क्या, 2 की पावर p इंटू के p माइनस 1। ठीक, ये तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला। p क्या था हमारा, कार्डिनल नंबर था किसका, a का। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना दे रखा है, a का 4 दे रखा है, तो p की जगह रख देंगे 4, 4 इंटू के 4 माइनस 1 3 बराबर 2 की पावर 12। सोल्व करना है तो कर लो, क्या होगा ये 1028 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों 1028, मतलब 2 की पावर 10 होती है 1028, और क्या बचा हमारा 2 की पावर 2 जो कि होती है 4, तो क्या हो गया 40 ना, तो 4056। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो रहा है बस, ये और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। कल को कॉन्सेप्ट देखेंगे फंक्शन के, फिर परसों फंक्शन के क्वेश्चन, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन। मिक्स में मैं थोड़े इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन
12 क्या है, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड आर है क्या ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज इवन। ठीक है, तो क्या बताना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है। ठीक है, करते हैं सोल्व इसे भी। क्या दे रखा है हमारा आंसर 12, रिलेशन दे रखे हैं हमारा ए कोमा बी सच दैट बी माइनस ए इज इवन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मोड ए माइनस मोड ए, ओ सॉरी क्या कह रहा हूँ, ए माइनस ए का मोड वो क्या हुआ 0। ठीक है, तो 0 क्या होता है हमारा, इवन मान के चलते हैं 0 को, नंबर सिस्टम में हम 0 को इवन मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्यों हो गया, ए माइनस ए 0 है और 0 को नंबर सिस्टम में हम इवन मान के चलते हैं, तो ये हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन किसकी, सिमेट्रिक की, किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी बराबर इवन, इवन मतलब 2 का कुछ मल्टीप्लायर होगा, 2 का कुछ मल्टीप्लायर होगा। अब n बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो इस n कहाँ से बिलोंग करेगा, w से। w का मतलब है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस होता है, क्या, होल नंबर होता है हमारा 0 भी होता है उसमें 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, और जो नेचुरल नंबर होता है वो उसमें होते हैं खाली 1 2 3। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 होता है। 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 0 को भी इवन नंबर मानते हैं, n बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 इंटू 0 0, इसलिए हमें होल नंबर से लेना पड़ा किसे, स्मॉल n को। ठीक है, हमें लाना क्या है, हमें लाना है b माइनस ए बराबर 2n। ठीक है, देखते हैं। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, मोड माइनस में माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए बराबर 2n, राइट। ठीक है, अब बाहर मोड है तो ये इस वाले माइनस को खत्म कर देगा, मतलब पॉजिटिव बना देगा इस संख्या को। ये माइनस जो है कॉमन लिया था, इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो क्या हो गया हमारा b माइनस ए, और किसके बराबर हो गया, 2n के। तो क्या ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक, अगला, अगला किसके लिए, अगला हमारा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव, हालांकि इससे देखकर आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कैसे, हमारा रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक आया, तो इक्विवेलेंस होगा। क्यों, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है ही, तो अगर ट्रांजिटिव भी हुआ तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। क्यों, अगर ट्रांजिटिव के साथ देता ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बात थी, तो हमारे क्या हो गया, इक्विवेलेंस। हम अब केवल 2 को ही सोल्व करके ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन मैं तीसरा भी बताऊंगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन, ए कोमा बी belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। ठीक है, इसकी कंडीशन हम लिख लेते हैं साइड में, ए माइनस सी होना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब पहली कंडीशन से क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, ए माइनस बी बराबर में 2n, 2n वही n कहाँ से है, होल नंबर, और दूसरी कंडीशन से b माइनस सी बराबर 2n। ठीक है, ठीक है, अब मैं मोड खोलता हूँ, तो मोड कैसे खुलता है, प्लस माइनस दे देता है, ये किधर, बराबर के उधर, तो ये हो गया प्लस माइनस 2n। ठीक है, फिर इसका भी मोड खोलता हूँ तो क्या हो गया, b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2n। ठीक है, एक इक्वेशन 1 हो ले ली हमने, इक्वेशन 2 ले ली।
अब मुझे लाना क्या है, a माइनस सी लाना है। मोड को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। क्या लाना है हमें, a माइनस सी लाना है। तो a माइनस सी कैसे होगा, अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा दूं तो हमारा b, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जोड़ दूं, क्योंकि a माइनस सी चाहिए, तो हमारे b हट जाएगा। b हट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं करके। तो क्या हो गया हमारा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2n और प्लस माइनस 2n। ठीक है, ठीक है, तो b से b कैंसिल आउट होगा, क्या हो गया, a माइनस सी बराबर मैं प्लस माइनस बी एन बाहर लिखता हूँ, और 2n हो गया 4n। 4n भी इवन होगा भाई, ये भी तो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। अब जैसे हमने मोड के खोलने के बाद प्लस माइनस दिया था इधर, तो प्लस माइनस से हम क्या लगा सकते हैं, इधर मोड लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, a माइनस सी का मोड बराबर हो गया 4n के। अब 4n भी इवन है, समझ में, 4n भी इवन है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 2n, और 2n कहाँ से कल जाएगा हमारा, होल नंबर से। तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। अगर कॉन्सेप्ट आता होगा आपको तो आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, वो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पेपर ले लिया मैंने, एक मिनट रुको, पेपर ले लिया। कॉन्सेप्ट हमारा क्या, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लूं, कौन सा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन तो पढ़वाऊं पहले। क्या है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, विद एम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी आर रिफ्लेक्सिव है और उसमें कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। ठीक है, एंड सेट ए हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। ठीक है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है, m इज लेस देन n, यानी रिलेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कम होंगे किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक है, फिर है m लेस देन और इक्वल टू n, यानी रिलेशन में एलिमेंट जितने होंगे वो कम या बराबर हो सकते हैं किससे, a में एलिमेंट से। ठीक है, थर्ड क्या है, m ग्रेटर देन टू n। ठीक है, इसका मतलब r में ज्यादा एलिमेंट है किससे, a से। ठीक है, फोर्थ कंडीशन m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, इसका मतलब r में एलिमेंट एक एलिमेंट के या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैं 2 एग्जांपल लिखता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, ये कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर आएगा कैसे, क्योंकि बेसिकली वैसा क्वेश्चन नहीं है जो सोल्व हो जाए, ये खाली हमारी थिंकिंग और विजुअलाइजेशन पर बेस है। मान लो ए सेट लिया मैंने जिसमें 1 2 और 3 है। ठीक है, और आर लिया इसमें 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। पहला R1 लिया, R2 लिया, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है और 2, 1 है। ठीक हो गया जी। एक R2 और R3 और लिया मैंने, क्या, जिसमें है 1, 1 है और 2, 2 है। ठीक है, अब देखो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। R1 में कितने हैं, 3 है। R2 में कितने हैं, 4 है। R3 में कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि R1 रिफ्लेक्सिव है। हाँ है, क्यों, ए के जितने एलिमेंट है उन सबका खुद से खुद का कनेक्शन है। ठीक है, R2 R2 भी रिफ्लेक्सिव है, क्यों, वही, क्या ए में जितने भी एलिमेंट है उनका खुद से खुद का कनेक्शन है। हालांकि ये 2 एक्स्ट्रा है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। अब R3 R3 क्या है, 1, 1 एंड 2, 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 छूट रहा है किससे, खुद से खुद का रिलेशन रखने से, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें तो इसके हिसाब से क्या आया, इसके हिसाब से आया कि ए में भी 3 एलिमेंट है
और जो दोनों आर हमारे रिफ्लेक्सिव है उनमें 3 और 4 एलिमेंट है। इसका मतलब आर में या तो ए के बराबर एलिमेंट है या ए से ज्यादा एलिमेंट है। तो मतलब अगर आर रिफ्लेक्सिव हुआ, आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव, तो उसमें ज्यादा या तो बराबर एलिमेंट होंगे किसके, एक एलिमेंट के। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहती है कि ए के सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए खुद का खुद से, यानी ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना हो चाहिए। मतलब ए में जितने एलिमेंट है उतने तो होंगे ही आर में एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, यानी ए में जितने भी एलिमेंट है उनका खुद से खुद का रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ए में एलिमेंट है वो तो प्रेजेंट होंगे R1 में रिफ्लेक्सिव होने के लिए, R1 में कह लो या R में कह लो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए। और साथ में अगर उसके एक्स्ट्रा कुछ और एलिमेंट आ जाए तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। भाई इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आए हैं लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो बराबर होंगे या ज्यादा होंगे। कब? जब वो रिफ्लेक्सिव हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ। ठीक है, आज का लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट फॉर योर सजेशन। मुझे कुछ अगर इम्प्रूव करना है और अगर कोई डाउट भी हो वो भी कमेंट करना, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो इसके नोट्स भी, कि जो मैं लिख रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए और जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं उसके भी नोट्स चाहिए, तो मुझे बता देना। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जहाँ पर मैं नोट्स डाल दिया करूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना अगर आपको नोट्स चाहिए तो कोई डाउट हो तो भी कर देना और कोई सजेशन देना हो तो भी कर देना। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।